तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो जैसा कि आपको पता था कि भैया अब हम लोग जो है अपना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सबसे पहले अब हम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लेंगे जो कि 2023 का है। तो इस वाली वीडियो में मैं अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और उसके बाद हम हिंदी मीडियम वालों को भी एक साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको 2023 का ये पेपर दिख रहा है। अच्छा पेपर था फिज़िक्स का, यूके बोर्ड वालों का, उत्तराखंड बोर्ड वालों का। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ऐसी प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मैंने पुराने साल के पेपर सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये वाला करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भैया रोल नंबर इस तरीके से आपको लिखना होगा। एक कोड आएगा आपके पेपर का, फिज़िक्स का पेपर है 2023 का, 3 घंटे का होगा, 70 नंबर का होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे आप। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस। यानी कि आपको बताना है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी जब वो एक्सेलरेट करेगा 1 वोल्ट से। तो आपको पता है कि भैया कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या 1 वोल्ट पोटेंशियल देते हैं तो इसके कारण वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन के कारण जो एनर्जी आएगी वो होगा हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको करंट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये आपका रिलेशन होता है, ये आपको याद करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला इसका। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक परपेंडिकुलरली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये समझो इस तरीके से। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है हम लोगों ने और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। मैं दूसरे पेन से बनाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें लगता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जो होता है हमारा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह 90 डिग्री लगाना पड़ेगा जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस पर जब परपेंडिकुलरली वो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो साइन 90 रखना पड़ेगा और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, हमें पता है ये। तो इसलिए मैक्सिमम फोर्स लगेगा और उस मैक्सिमम फोर्स के करके जो हमारा पार्टिकल है वो वहाँ पे बहुत तेज़ स्पीड में सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो होगा सर्कुलर। ठीक है, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, खाली ये नहीं कि आपको यहाँ पे मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें भी समझा रहा हूँ ताकि आने वाले पेपर में भी आप इस तरीके से आइडिया लगाएं और समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेंस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। सो सिंपल सी चीज़ है एनर्जी। ठीक है, जो लेंस का लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको पता भी होगा लेंज लॉ के बारे में कि अगर मान लो मैं एक तरीके से एक बना देता हूँ ये फॉर एग्जांपल के लिए, दिस इज़, ठीक है, ये एक हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, और इस तरीके से बना दिया मैंने। अब क्या होगा, आपको पता है कि भैया एक हमारे पास इंडक्टेंस टाइप से कोई ये चीज़ है। जैसे ही मैं इसमें क्या काम करूँगा, या इसके पास मैग्नेटिक है, इसको इधर उधर आगे पीछे कराऊँगा। एग्जांपल के तौर पे मैग्नेट को मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसके एन वाले साइड को, जो एन साइड है इसकी। तो अब क्या होगा, इसके पास में जो आपको एक दिख रही है कुंडली, यहाँ पे अपने आप ही एक EMF आएगा। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक जनरेट होगा। ठीक है, अब EMF जनरेट होने के चक्कर में अगर ये एक क्लोज लूप है, देन इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस होता है उसकी
जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो इसमें होने वाले किसी भी चेंज का क्या करने लग जाएगा, विरोध करेगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लेके आएगा कि भैया इसमें जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एन सिरे को इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं एन साइड को इधर ले जा रहा हूँ, तो अब अगर इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तरीके से विरोध होना चाहिए, तो कौन सा साइड बननी चाहिए इस सिरे में? तो आप कहोगे भैया एन सिरा है तो एन सिरा ही बनना चाहिए, क्योंकि इधर एन सिरा बनेगा तो एन और एन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे एन सिरा बन जाएगा। समझ गए? तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो लेंज लॉ है वो एक तरीके से किसी भी तरीके का चेंज होने का पूरे तरीके से विरोध करता है, रिस्ट्रिक्शन लाता है एक। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लागू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे डेविएट्स बाय एन एंगल 30 डिग्री इन अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। यानी कि हमें क्या गिवन कर रखा है, हमें दे रखा है कि एक रे है जो डेविएट होती है बाय एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि हमें डेविएशन एंगल दिया हुआ है, डेविएट एंगल, जिसको हम लोग डेल्टा एम के थ्रू शो करते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अब इन अ प्रिज्म ऑफ एंगल, एक प्रिज्म है जिसका एंगल 60 डिग्री है और प्रिज्म के एंगल को हम ए से शो कर देते हैं, और कंडीशन दे रखी है मिनिमम डेविएशन कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑन अ प्रिज्म इज। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यह डेल्टा एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इन द मिनिमम डेविएशन कंडीशन में आपको बस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन 45 डिग्रीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने सवाल में अगला। इन हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिट विल बी। आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस गिवन कर रखी है और आपसे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करवा रहा है, तो आंसर इसका 4.77 है। कैसे है देख लेते हैं। देखो गिवन कर रखा है R1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और आपसे R2 फाइंड कर रहा है। R2 यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है। अब मुझे पता है N जो है वो नंबर मतलब ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट में है वो चीज़, तो N1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, और N2 जो है वो थर्ड है, क्योंकि आपसे थर्ड ऑर्बिट की फाइंड करवा रहा है ना वो, तो N2 थर्ड। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो R है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के, R प्रोपोर्शनल N स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप R1 निकालोगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ये करूँ तो N1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, R2 के लिए N2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब डिवाइड करूँगा तो कुछ ये फॉर्मूला आएगा, और ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 पता है हम लोगों को, R2 फाइंड करना है, N1 पता है, N2 पता है, यहाँ से आसानी से आप फाइंड कर लोगे R2। ठीक है, तो R2 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, एक नंबर के लिए अच्छा सा सवाल था। आगे बढ़ रहे हैं हम। इन PN जंक्शन डायोड द डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ। अब PN जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कंसिस्ट कर रही होती है, तो वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ, इन दोनों को कंसिस्ट कर रही होती है। लास्ट चैप्टर आप लोग ये पढ़ोगे आप लोग अभी। नेक्स्ट है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज √2। तो भैया ये वाला तो मैं अपने चैनल पे आपको पता भी होगा, इस वाले पे मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, LCR पूरा जो आपका चैप्टर है ये अल्टरनेटिंग करंट का, तो जाके इसे भी देखना, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। ठीक है, देखो समझ में आएगा बहुत अच्छा। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज √2। पीक वैल्यू हम लोग I0 से शो करते हैं, तो आपको I0 की बने पीक वैल्यू ऑफ करंट। फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो IRMS फाइंड करा रहा है और इतनी चीज़ गिवन है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए, IRMS इज इक्वल टू I0/√2। तो आसानी से आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो बस आंसर 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ऐसे ही इसके अगला पार्ट जो आएगा, यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, अभी और भी आ रहे हैं, फिर अगला पार्ट में इसके आगे नेक्स्ट कराऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सिंपल सा रिलेशन है, फोकल लेंथ बोल दो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है शो ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपसे कह रहा है कि आप ग्राफिकली ये बताओ कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या प्रभाव पड़ता है, मीन्स भैया क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा।
तो अगर आप लोगों ने ये इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो पता होगा कि भैया जो हमारा इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, नॉट इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। तो इसलिए बस सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है 1 नंबर में ये, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी ये कोई मेटल है, जैसे ही इस पर आपको पता है कि, थोड़ा इधर बना देते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर बहुत सारी, जैसे ही कोई लाइट आएगी वो इस पर पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे जैसे जितनी ज़्यादा तगड़ी इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या प्रोड्यूस करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से ही आता है। क्लियर। राइट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। आपको फोटोन में एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लिखना है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो गिवन होती है E=hc/λ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी ऑफ फोटोन तो पता है, बट हमें इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को हमें लेके आना है एक तरीके से मोमेंटम में। तो अब λ=h/p होता है, या आप डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ से p=h/λ, तो जैसे ही आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखोगे h से h कट जाएगा और c/p आएगा। तो जो रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम में फोटोन की वो ये होगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन p मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या करा मैंने? भैया हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ होती है। अब लैम्डा जो होता है वो होता है h/p, बिकॉज यहीं से हमें मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। और फोटोन जो है वो हमारा डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है बहुत आसानी से। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और h से h कैंसिल हो गया और c/p आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनी एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन इट्स न्यूक्लियस। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, हमें एटॉमिक नंबर z गिवन है, मास नंबर a गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो सिंपल सी चीज़ है a - z होते हैं, ठीक है। पता है ना किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई एटम x है, तो भैया यहाँ पे उसका मास नंबर चढ़ रहा होता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना मास नंबर में से माइनस करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर को, तो उससे प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो सिंपल सा है भैया, y=a.b, यहाँ पे डॉट की जगह हम एंड बोलते हैं, ठीक है। y=a&b, क्लियर। तो ये लिखना है आपको। उसके बाद 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि a 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इन स्टोर इन द कैपेसिटर। समझ गए, आपको एक कैपेसिटर की क्या गिवन है, एक तरीके से आप कहो उसकी भैया कैपेसिटी गिवन है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, c गिवन है। आपको बता रहा है कि भैया इस कैपेसिटर को, जो भी कैपेसिटर है ये, इसको मैंने 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो भैया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कितनी होगी ये बताओ कैपेसिटर में। तो c गिवन कर दिया। अब p को फैरेड है, इसको फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैरेड में कन्वर्ट हो गया। v हम लोगों को गिवन है 50 वोल्ट, और आप लोगों को एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का बस ये सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए था, U=12 CV²। देखो फॉर्मूले जरूर याद करनी है। अगर आप कहोगे तो फॉर्मूलों के लिए मैं स्पेशल अलग से चैप्टरों की बना दूंगा, स्पेशल हर फॉर्मूले एक ही वीडियो के अंदर, और वो याद रहेंगे तभी आप थोड़ा बहुत अप्रोच भी कर पाओगे सवालों को, ठीक है। तो बस ½ CV² है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ, बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट है गिव 2 रीज़न ऑफ एनर्जी लॉस इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। आपको ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उनके कोई 2 मेजर रीज़न बताने हैं कि भैया कौन से रीज़न है। तो बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। नंबर फर्स्ट है फ्लक्स लॉसेस। द कपलिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ नेवर परफेक्ट एंड द होल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी कॉइल नेवर गेट्स लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉइल। तो अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर को अभी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भैया ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास 2 क्या होती हैं, 2 कुंडलियाँ होती हैं।
इस तरीके से बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर छोटा सा, ताकि क्लियर रहे आप लोगों को। सॉरी। अब ये हमारी जो कुंडलियाँ होंगी यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये मैं एक तरीके से ढांचा तैयार कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि भैया ये प्राइमरी कॉइल होती है हमारी और ये सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे सेकेंडरी कॉइल के। भैया यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कम हो सकते हैं, यही तो होता है ट्रांसफार्मर में, है ना। स्टेप डाउन स्टेप अप में, इन सब में 2 टाइप के होते हैं ये। तो जब इनकी भैया आपको पता है कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में जो कपलिंग है नंबर ऑफ टर्न्स की वो इक्वल नहीं होंगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कभी इक्वल नहीं होगा इनके। समझ पा रहे हो ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल के जा रहा है वो यहाँ नहीं आ पाएगा, वो यहाँ ये नहीं बना पाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहाँ से इमेजिन करो मैं इसे 50 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, 50 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ और रिजल्ट में ये मुझे दे रहा है 40 जूल। तो कहीं ना कहीं 10 जूल का तो लॉस हो गया ना। तो वो लॉस किसके चक्कर में हुआ? बिकॉज ऑफ दिस टर्न्स, क्योंकि इनके दोनों की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड है कॉपर लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब ये कह रहा है कि भैया, अब आपको पता है कि भैया हमने इसमें टर्न्स मान रखे हैं वायर के, तो अब वायर के चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो लगेगा ही, और वायर है तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हर जगह है। तो अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के चक्कर में मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूँ वो एनर्जी कहीं ना कहीं हीट होने में भी प्रोवाइड हो रही है। जैसे भी मैंने आपको बताया 50 जूल एनर्जी देने पे ये मुझे रिजल्ट में 40 जूल दे रहा है, तो मेरी जो 10 जूल एनर्जी है वो कहाँ पर जा रही है? वो जा रही है इसको गर्म करने में, इसको हीट प्रोवाइड करने में, हीट एनर्जी के रूप में। तो ये लॉस हो गया 10 एनर्जी का। तो 2 लॉस, फ्लक्स लॉसेज और कॉपर लॉसेज यहाँ पे मैंने बताए। तो आज का लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फिर हम इसके अगले क्वेश्चनों को अगले पार्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ द करंट बिकम्स 0 in 0.01 सेकेंड in the primary coil carrying 3 ampere current, then the induced EMF in secondary coil is this volt. Find the coefficient of mutual inductance between these coil. तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको 10th क्वेश्चन है। गिवन है हम लोगों को कि एक करंट जो है वो 0 हो जाता है कब? 0.01 सेकेंड में। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम 0 सेकेंड होगा और T2 टाइम, यानी कि कुछ समय बाद, इतने समय बाद जो हो रहा है ही हो रहा है। तो जब मैं डेल्टा टी निकालूंगा तो T2 माइनस T1 करूँगा या T1 माइनस T2 करूँगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकता ये, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया इतने टाइम में ये प्राइमरी कॉइल जो है आपकी, उसको 3 एम्पियर से 0 कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली आपकी जो करंट थी वो 3 एम्पियर थी और वो 0.01 सेकेंड में 0 हो जा रही है। तो I1 जो है वो 3 एम्पियर और I2 जो है 0 एम्पियर। क्लियर? और इंड्यूस EMF जो है हमें गिवन है कितना? वो हमें गिवन है इतना, 15,000 वोल्ट। तो बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है E = -m डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो इस फॉर्मूले के थ्रू E गिवन है, M पता नहीं, वही फाइंड करना है, और डेल्टा I को मैं I2 माइनस I1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। डेल्टा I = I2 माइनस I1। अब सबकी वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर लोगे तो M = 50 हेनरी आंसर आएगा। सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस M = 50 हेनरी। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया आप लोगों को, ठीक है, जिसमें पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट भी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना। जितने अच्छे कमेंट और लाइक होंगे जल्द से जल्द मैं इसके अगला पार्ट लेके आऊँगा। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं इसको सॉल्व कराऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मैंने जैसा आपको बोला कि भैया अगर मेंबरशिप वाला ऑप्शन हमारे यहाँ अभी कुछ टाइम में यूट्यूब पे आने वाला है, तो जब आएगा तो उस अगर आप मेंबरशिप लोगे तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा उस मेंबरशिप का। वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनेंगी, स्पेशल प्रीवियस ईयर पे बनेंगी, तो बेनिफिट लेना। तो जब होगा तब बताया जाएगा। अभी कुछ नहीं करना आपको, बस अभी तैयारी करो, चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।